अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं यावर अमीर और खुशामदीद कहता हूं आपको लॉ इन में। दोस्तों, हमने जैसे कि एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है वीडियोस की, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने 2 वीडियोज़ इस टॉपिक पर हो चुकी हैं, इस सीरीज़ में गुजर चुकी हैं, जिसमें हमने प्रीएम्बल और इंट्रोडक्टरी पार्ट को कवर किया था। आज हम इसके पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पार्ट 2 काफ़ी लेंथी है, तो इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, इसके 2 हिस्सों में इस वीडियो को हमने डिवाइड किया। हाफ जो इसका हाफ को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और हाफ को इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें कवर करेंगे। 2 पार्ट, एक पार्ट इसका पहले गुजर चुका है, एक पार्ट वो प्रीएम्बल का था, तमहीद का था। अब पार्ट 2 जो है जो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का जो दस्तूर है, उसका जो दूसरा हिस्सा है, ठीक है, वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये दूसरा हिस्सा किस बारे में है? ये बुनियादी हकूक़ और जो हिकमत अमली के असूल होते हैं ना, फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, उसके बारे में है। तो इसका आर्टिकल 7 से इसका स्टार्ट हो रहा है। जो पार्ट 2 है उसका आर्टिकल 7 से स्टार्ट हो रहा है। अब आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 में दरअसल मुमलिकत की डेफिनेशन दी गई है कि मुमलिकत किसे कहते हैं। आर्टिकल 7 में मुमलिकत की डेफिनेशन दी गई हुई है। द स्टेट किसे कहते हैं? कहता है इस हिस्से में ता वक्त के सियाको सबाक के लिहाज से कोई मुख्तलिफ माना ना निकलता हो। ठीक है, अगर सियाको सबाक के लिहाज से इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट देकर कोई और मीनिंग बनता हो तो वह एक अलग बात है। लेकिन इस पार्ट में, इस हिस्से में जहाँ जहाँ वक्त ये जो लफ्ज़ है मुमलिकत द स्टेट इंग्लिश में ये इस्तेमाल होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? इससे मुराद होगा वफाकी हुकूमत, मजलिस शूरा जिसे पार्लियामेंट भी कहते हैं, कोई सूबाई हुकूमत, कोई सूबाई असम्बली, और पाकिस्तान में कोई ऐसी जो इसी किस्म की लोकल बॉडी हो, कोई अथॉरिटी हो जिसके पास टैक्स लगाने की पावर हो, जो एम्पावर्ड हो टू इम्पोज टैक्स और सीज लगाने का जो इख्तियार रखता हो, महसूल या चुंगी आयद करने का जिसके पास इख्तियार हो, उससे हम द स्टेट या उसे मुमलिकत कहेंगे। ये आर्टिकल 7 कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। अच्छा, उसके बाद चैप्टर 1 स्टार्ट हो रहा है। इसी पार्ट 2 का चैप्टर 1 स्टार्ट हो रहा है, तो वो है बेसिक राइट्स के बारे में। अब बेसिक राइट्स क्या हैं? वो सबसे पहले जो आर्टिकल 1 है, इसकी क्लॉजेज़ हैं 1 2 3 4 5 के करीब इसकी क्लॉजेज़ हैं। जी 5 क्लॉजेज़ हैं इसकी। अच्छा, इसकी जो सबसे पहली क्लॉज है वो क्या कहती है? अच्छा, ये जो आर्टिकल 8 है, ये है कि बुनियादी हकूक़ के मनाफी अगर कोई कानून हो ना, तो उसको कलअदम करार दिया जाएगा। ये आर्टिकल जो 8 है ये इस बारे में है। अब इसकी जो क्लॉज 1 है वो क्या कहती है कि कोई कानून हो, कोई रस्म हो, रिवाज हो या कोई और कानून हो जो हुक्म का दर्जा रखता हो, अगर वो इस चैप्टर में जो इस बाब में जो इस चैप्टर में जो राइट्स बताए गए हैं ना, अगर किसी तरह भी उनमें किसी किस्म का कोई नुक्स पैदा करता है, कोई तनकीज़ पैदा करता है, तो वो कानून कलअदम करार दिया जाएगा। सबसे पहली क्लॉज तो ये होगी आर्टिकल 8 की। आर्टिकल 8 की जो दूसरी क्लॉज है, जो सेकंड क्लॉज है, वो ये कहती है कि मुमलिकत कोई ऐसा कानून वज़ा नहीं करेगी जो इस बाब में दिए गए जो हुकूक हैं उनको किसी तरह से भी सल्व करता हो। अगर कोई ऐसा कानून वज़ा करेगी तो उसको जहाँ तक इस बाब में जो हकूक़ दिए हुए हैं उनकी अगर खिलाफ वर्जी करता हो तो उस हद तक उसको कलअदम करार दिया जाएगा, वो कलअदम होगा। ठीक है, आर्टिकल 8 की पहली क्लॉज ने तो ये बता दिया कि कोई ऐसा कानून अगर है या रस्म रिवाज है तो उसको कलअदम करार दिया जाएगा। दूसरी क्लॉज ये कहती है कि कोई ऐसा कानून वज़ा नहीं किया जाएगा। अब आर्टिकल 3 जो है, ये आप एक किस्म से कह लें कि ये एक्सेप्शंस के बारे में है कि किन किन पर इस आर्टिकल का इतलाक नहीं होगा। जो आर्टिकल 8 है इसका इतलाक नहीं होगा। और जो ये है क्लॉज 3 है, इसके आगे फिर 2 हिस्से, 2 पैराग्राफ हैं, अलिफ और बे, ए और बी, और फिर जो बी है उसके फिर आगे उसकी 2 डिवीजन्स और हैं, अव्वल और दोम के नाम से, फर्स्ट और सेकंड के नाम से। अच्छा, जो पहला है वो ये कहता है, पहला किस पर इतलाक नहीं होगा? अब हम बात करने जा रहे हैं उनकी क्लॉज 3 में जिन पर इस आर्टिकल का इतलाक नहीं होगा। पहली चीज़ किस पर इतलाक नहीं होगा? ऐसे कवानीन जिनका ताल्लुक मुसल्लह अफवाज से है, पाकिस्तान से है, या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ जिसका ताल्लुक है, उस पर इसका इतलाक नहीं होगा। जो ऐसा कानून अगर कोई बनाया जाता है जिससे ये जो इदारे हैं, वो फ़ौज है या पुलिस है, वो अपने नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए जो को कवानीन बनाते हैं, अपने सही तरीके से काम करने के लिए कोई कानून बनाते हैं, तो उस पर आर्टिकल 8 का इतलाक नहीं होगा। पहली तो उसने बात ये कर दी। और अब जो इसका पार्ट 2 है, उसमें क्या वो फिर आगे बताता है कि इनमें से किसी पर नहीं होगा, जिसके आगे उसने वजाहत की हुई है कि किन पर नहीं होगा। वो आगे फिर और अव्वल और दोम के नाम से 2 चीज़ें
दी हुई हैं कि वो देखते हैं क्या है। वो है जदवल अव्वल के जो सराहत के साथ कानून हैं उनके साथ उन पर इसका इतलाक़ नहीं होगा, और दूसरा है कि उसी जदवल अव्वल के हिस्सा अव्वल में जो सराहत के साथ कवानीन हैं उन पर इसका इतलाक़ नहीं होगा, ठीक है। और जदवल अव्वल जब हम वहाँ जाएंगे तो हम उसको मज़ीद डिटेल में देख लेंगे। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि जदवल अव्वल में ऐसे कवानीन आ जाते हैं जो ज़रई इस्तिलाहात के मुतल्लिक हैं या कोई अराज़ी की इस्तिलाहात वगैरह की जाती हैं, तब तो फिर आप एक बंदे से प्रॉपर्टी लेकर उसको तकसीम करते हो, डिवाइड, इस तरह के होता है ना मामला, तो उसमें फिर ये रूल नहीं आएगा कि किसी को इस हक से महरूम नहीं किया जा सकता जो कि इसमें आगे हकदार है ना। तो लेकिन अगर इन कवानीन के तहत हो तो इन पर इसका आर्टिकल 8 का इतलाक़ नहीं होगा, ठीक है। और ठीक हो गया। अब आर्टिकल 4 हम इसका क्लॉज आर्टिकल 8 की जो क्लॉज 4 है वो कहता है कि जो शिक 3 का पैरा बी है, ठीक है, जो दूसरा पैरा है शिक 3 जो हम पीछे गुजर चुके हैं, जिसका जो एक्सेप्शन की तरह से आप समझ लें कि वो क्लॉज है कि इन पर इतलाक़ नहीं होगा। उसमें वो कहता है कि अगर इनमें कोई अमर है भी बावजूद के वो ये इनमें आ जाता है, यानी जदवल अव्वल में या जदवल अव्वल के हिस्सा जदवल अव्वल के हिस्सा अलिफ में पहले में अगर कोई कानून आ भी जाता है तो उसका ये है कि उसके लिए भी 2 माह के अंदर अंदर 2 साल के अंदर अंदर मुकन्ना के ज़रिए ऐसे कवानीन बनाएगी कि जिससे फिर ये जो हकूक़ हैं ये इनके मुताबिक उसको किया जाएगा, यानी 2 साल की मुद्दत के अंदर अंदर फिर ये जो इस बाब के अंदर हकूक़ दिए गए हैं उसके मुताबिक उसको किया जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह की और मज़ीद उसको तौसीह दी जा सकती है। बस इतने से इसी अरसे के अंदर अंदर इसी बाब में जो हकूक़ दिए गए हैं ना उनको इसके मुताबिक किया जाएगा। और तशरीह इसमें एक और ये दी हुई है कि अगर किसी कानून के बारे में मजलिस शूरा जो है, जो पार्लियामेंट है, वो उसकी मुतल्लिक़ा मुकन्ना है, यानी वो मुकन्ना कानून साज अगर वो है तो फिर उस करारदाद को कौमी असम्बली की करारदाद कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने आर्टिकल 8 देख लिया इसका। अब आर्टिकल 9 पर आ जाते हैं हम। आर्टिकल 7 था वो मुमलिकत की तारीफ़ के बारे में, आर्टिकल 8 था इस बारे में कि कोई ऐसा कानून नहीं वज़ा किया जाएगा जिसमें किसी हकूक़ की जो यहाँ पे हकूक़ दिए हुए हैं इस बाब में उनकी कोई खिलाफ वर्जी हो। अब आर्टिकल अगर वो कुछ एक्सेप्शंस थी तो एक्सेप्शंस का भी आगे आ गया, या 2 साल या 2 साल के आधे 6 माह की और तोसी करके ऐसे कवानीन को वो उसी इन्हीं हकूक़ के मुताबिक लाया जाएगा। अच्छा, अब आर्टिकल 9 है। आर्टिकल 9 है फ़र्द की सलामती के बारे में कि किसी इंसान को भी उसकी ज़िंदगी से और आज़ादी से महरूम नहीं किया जाएगा। हाँ, जब जहाँ पर कानून इजाज़त देता है, मतलब कानून किसी को जेल करता है या किसी को सज़ाए मौत देता है तो वो एक अलग बात है, अगर कानून ने कहा है तो वो अलग बात है, वरना किसी इंसान को भी उसकी ज़िंदगी से और उसकी आज़ादी से महरूम नहीं किया जाएगा। अच्छा, अब आर्टिकल आगे आ जाता है जी, आर्टिकल 10 इसकी फिर आगे जो हैं 4 क्लॉजेज़ हैं। आर्टिकल 10 की 4 क्लॉजेज़ हैं। वो क्या है? सबसे पहली क्लॉज ये है कि किसी शख्स जिसको गिरफ़्तार किया गया हो मज़कूरा गिरफ़्तारी की वजह से जिस कदर जल्द हो आगाह किए बगैर ना तो नज़रबंद रखा जाएगा, ना उसे उसकी पसंद के किसी कानून पेशा शख्स से मशवरा करने से और उसके ज़रिए सफाई पेश करने के मौके से महरूम किया जाएगा। यानी किसी इंसान के साथ ऐसा नहीं किया जाएगा। अव्वल तो ये जब वो गिरफ़्तार होगा तो उसको उसकी गिरफ़्तारी की किस वजह पर उसको गिरफ़्तार किया गया जल्द अज जल्द जिस कदर मुमकिन हो उसको आगाह किया जाएगा। दूसरा ये कि वो अपनी पसंद के किसी बंदे से जो कानून का इल्म रखता हो उससे मशवरा करके अपनी सफाई देने का भी उसको मौका दिया जाएगा, इस मौके से उसको महरूम नहीं किया जाएगा। अब इसकी क्लॉज 2 जो है वो कहती है कि हर उस शख्स को जिसको गिरफ्तार किया जाएगा या नज़रबंद रखा जाएगा, इस गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर उसको किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना लाजिम होगा। ठीक है, जब किसी बंदे को गिरफ्तार किया जाता है या नज़रबंद किया जाता है, अब 24 आवर्स का एक यानी स्टॉप वॉच शुरू हो चुकी है, उसके अंदर अंदर आपको उसको वहाँ लेकर पहुँचना है मजिस्ट्रेट के सामने। हाँ, इसमें एक ये है कि जिस जगह पे उसको गिरफ़्तार किया है ना, वहाँ से लेके मजिस्ट्रेट तक जाने के लिए जितना वक्त दरकार होता है ना वो इसमें काउंट नहीं होगा। इसके अलावा उसको 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना होगा। अच्छा, अब इसकी क्लॉज आ गई 3। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? आर्टिकल 9 में भला आर्टिकल 10 में हम बात कर रहे हैं किसकी? नज़रबंदी के ख़िलाफ़, आज़ादी के ख़िलाफ़। उसमें अब आ गई इसकी क्लॉज 3 आ गई। पहले हमने 2 बातें करनी कि एक तो उसको आगाह किया जाएगा, दूसरा ये कि उसको 24 घंटे के अंदर पेश किया जाएगा, तीसरी बात ये होगी कि कुछ लोग हैं जिस पर इसका ये लागू नहीं होगी। अब वो कौन है?
जो क्लॉज 1 है और क्लॉज 2 है, इसका इतलाक उस शख्स पर नहीं होगा जिसको इम्तनाही नज़रबंदी के मुतालिक किसी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया हो। अब इम्तनाही नज़रबंदी क्या है कि प्रिवेंटिव तौर पर, यानी आप वक्त से पहले कोई एक ऐसा प्रिवेंटिव मेजर लेते हैं और आप किसी को नज़रबंद करते हैं या गिरफ्तार कर लेते हैं, तो उस पर इसका इतलाक नहीं होगा इस कानून का। जिसको आपने किसी प्रिवेंटिव मेजर के तहत आपने उसको गिरफ्तार किया है, तो लाजमी नहीं है फिर वो जो पहली 2 शिकें गुजर चुकी हैं कि उसको आगाह किया जाए और 24 घंटे के अंदर पेश किया जाए, उन पर इसका इतलाक नहीं होगा। अब आगे इसको और ज़्यादा इसके बारे में वजाहत की गई है। ये जो प्रिवेंटिव के तौर पर अगर आप किसी को किसी काम से रोकने के लिए पहले ही अगर आप उसको नज़रबंद कर लेते हैं, तो उसके लिए उसकी आगे उसके बारे में है क्लॉज 4। आर्टिकल 10 की जो क्लॉज 4 है वो ये कहती है कि कोई ऐसा इम्तनाही नज़रबंदी का कानून नहीं बनाया जाएगा। हाँ, कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ सिर्फ बनाया जा सकता है जो पाकिस्तान या इसके किसी हिस्से की सालमियत, तहफ़्फ़ुज़ या दिफा या पाकिस्तान के खारजी अमूर या अमन व आमा या रसद या खिदमात के बरकरार रखने के लिए मुज़र हों। ठीक है, कोई ऐसा शख्स हो जिसमें इनमें से कोई अगर खराबी पाई जाती है, यानी पाकिस्तान के अमन आमा के लिहाज से, उसकी सालमियत के लिहाज से, पाकिस्तान के किसी हिस्से की सालमियत के लिहाज से, उसके दिफा के लिहाज से, खारजा अमूर के लिहाज से वगैरह वगैरह, अगर इनके लिए वो मुज़र है तो फिर उसके लिए तो कानून साजी की जा सकती है, वरना और कोई कानून साजी ऐसी नहीं की जाएगी कि आप किसी को इम्तनाही तौर पर नज़रबंद कर रहे हैं, ये प्रिवेंटिव तौर पर आप किसको डिटेन कर रहे हैं, उसको अरेस्ट कर रहे हैं, इस बारे में नहीं होगा। अच्छा, कोई ऐसा शख्स जिसको जो किसी कानून कोई ऐसा कानून किसी शख्स को 3 माह से ज़्यादा मुद्दत तक नज़रबंद रखने की इजाज़त नहीं देगा। ठीक है, कोई ऐसा कानून नहीं होगा जिसको 3 माह से ज़्यादा नज़रबंद नहीं रखेगा। अब वो क्या है, किस बुनियाद पर रखेगा, नहीं रखेगा अमूमन, लेकिन किस वजह कहाँ पर है जहाँ पे वो रख सकता है, वो ये कि नज़रसानी बोर्ड के उसको इस समात का मौका दे और फिर ये 3 माह की जो मुद्दत है ये ख़त्म हो रही है और दोबारा वो इस मुद्दत को रिन्यू करे। वो उसके सामने जब पेश हो वो उसको समात का मौका दें, सुनने के बाद वो कहें कि इसको डिटेन रखने की काफ़ी वजह मौजूद है, तो फिर उसको डिटेन किया जा सकता है, वरना 3 माह से ज़्यादा नहीं। और हर 3 माह के बाद ये प्रोसेस रिपीट होगा। जब वो 3 माह की मुद्दत ख़त्म होती है तो फिर अगले 3 माह के लिए फिर दोबारा नज़रसानी बोर्ड के पास जाना होगा। वो उसको सुनता है, सुनने के बाद वो फैसला करता है कि हाँ अब इसको डिटेन रखने की और काफ़ी वजह मौजूद है, तो फिर वो उसको डिटेन करने की इजाज़त दे सकता है, वरना किसी को 3 माह से ज़्यादा डिटेन नहीं रखा जा सकता। अच्छा, इसमें अब एक चीज़ ये गुजर गई है कि ये जो नज़रसानी बोर्ड है, ये नज़रसानी बोर्ड क्या होगा। अब इसकी भी एक्सप्लेनेशन है, इसकी 2 एक्सप्लेनेशन है। पहली इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर किसी शख्स को विफाकी कानून के तहत नज़रबंद किया हो, किसी विफाकी कानून के तहत उसको नज़रबंद किया हो, तो इसके लिए फिर जो नज़रसानी बोर्ड है ये चीफ़ जस्टिस साहब जो होंगे वो मुकर्रर करेंगे। जो पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस साहब होंगे वो इसको मुकर्रर करेंगे। और उसमें बोर्ड में कौन कौन लोग होंगे, उसमें एक चेयरमैन होगा और 2 उसके साथ दूसरे अरकान होंगे। अच्छा, वो कौन कौन से हो सकते हैं, ये जो नज़रसानी बोर्ड है कौन कौन इसका मेंबर हो सकता है, जिनमें से एक सुप्रीम कोर्ट का या किसी जो है जिनमें से हर एक सुप्रीम कोर्ट का या किसी हाई कोर्ट का जज हो या रह चुका हो। ठीक है, ये दोनों बातें उसमें हो सकती हैं कि या तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों या सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हों, या हाई कोर्ट के जज हों या हाई कोर्ट के जज रह चुके हों। ऐसे 3 अशखास पर ये बोर्ड बनेगा जिसमें से एक चेयरमैन होंगे। और दूसरी सूरत हाल ये हो सकती है नज़रसानी बोर्ड की कि अगर किसी को किसी सूबाई कानून के तहत नज़रबंद किसी शख्स को किया गया है, तो उनकी जो रेलेवेंट जो उनकी मुतलका हाई कोर्ट होगी उसके चीफ़ जस्टिस साहब जो होंगे वो मुकर्रर करेंगे एक बोर्ड को। और इस बोर्ड में कौन कौन होंगे, इसमें भी एक चेयरमैन होगा और 2 और लोग होंगे, और इनमें से हर एक कम अज़ कम जिनमें से हर एक किसी हाई कोर्ट का जज हो या रह चुका हो। ठीक है, अब इसका जो पहले हमने देखा कि वफाकी कानून में वो पाकिस्तान के जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं वो, और जो जज हैं वो कौन से हैं, एक तो है हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के जज हों। अच्छा, पहले था अगर विफाकी कानून है तो फिर वो पाकिस्तान के जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं वो लगाएंगे, एक बोर्ड बनाएंगे, तश्कील देंगे, और उस बोर्ड में एक चेयरमैन और 2 दूसरे अशखास होंगे, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज हों या रह चुके हों। और अगर सूबाई कानून के तहत तो फिर वो जो उनकी मुतलका हाई कोर्ट है वो बनाएंगे, जिसमें से हर एक जो है वो किसी न किसी अदालत आलिया हाई कोर्ट के जज हों या रह चुके हों।
ये इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। अच्छा, अब इसकी जो दूसरी तशरीह वो ये भी साथ एक है कि नज़रसानी वाले जो बोर्ड है, ये 3 लोगों पर जो बोर्ड मुश्तमिल है, इसमें जो अक्सरियत का इजहार राय होगा उसी को फैसला तस्वर, उसी के मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा। अच्छा, इसकी क्लॉज आ गई 5 इसकी क्लॉज ये है कि जब किसी शख्स को किसी ऐसे हुक्म की तामील में नज़रबंद किया जाए जो इम्तनाही नज़रबंदी के हामिल किसी कानून के तहत हुक्म दिया गया हो, तो जो हुक्म देने वाला हाकिम मजाज है वो मज़कूरा नज़रबंदी से 15 दिन के अंदर इस शख्स को उस जिस बुनियाद पर उसको गिरफ़्तार किया गया है उसके बारे में उसको मुतला फरमाएंगे कि जिस बुनियाद पर किसी शख्स को नज़रबंद किया गया ना इम्तनाही तौर पर, प्रिवेंटिव तौर पर, तो 15 दिन के अंदर अंदर उसको बताना होगा। और उसको साथ साथ ये भी होगा कि वो एक अर्जदाश्त जमा करवाए और अपनी सफाई का या अपनी उसका अवलीन उसको जल्द अज जल्द मौका फराहम किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे साथ एक कंडीशन है कि अगर इस बात को सीगा राज में रखना मफाद आमा के हक़ में बेहतर हो तो फिर इस बात को राज में ही रखा जाएगा, वरना 15 दिन के अंदर उसको बताना होगा। अगर किसी को प्रिवेंटिव तौर पर डिटेन किया गया तो उसको बताना होगा, लेकिन अगर इसको मफाद आमा के ख़िलाफ़ समझा जाएगा तो फिर इसको इस राज को राज ही रखा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद इसकी क्लॉज 6 ये कहती है कि हुक्म देने वाला जो मजाज हाकिम मजाज है, इस मामले से मुतल्लिक जो तमाम दस्तावेज़ात होंगे वो मुतलका नज़रसानी बोर्ड को फराहम करेगा। हाँ, तावक्त के मुतलका हुकूमत के किसी सेक्रेटरी का दस्तखत शुदा इस मजमून का तस्दीक नामा पेश न कर दिया जाए कि किसी दस्तावेज़ का पेश करना मफाद आमा के हक़ में नहीं है, मफाद आमा में नहीं है। अच्छा, अब ये है कि जो हुक्म देने वाला मजाज ऑफिसर है, जो हाकिम मजाज है, वो इसका जो नज़रसानी बोर्ड होगा उसको वो पेश करेगा, तमाम किस्म की जो दस्तावेज़ात हैं वो उसको पेश करेगा। लेकिन अगर जो उसकी मुतलका हुकूमत है उसका कोई सेक्रेटरी लेवल का बंदा, जो सेक्रेटरी है, वो दस्तखत शुदा एक तस्दीक नामा देता है कि ये जो दस्तावेज़ है इसको आपके सामने इसको पेश करना मफाद आमा में नहीं है, इसका आवाम को फ़ायदा नहीं है, तो फिर कोई ऐसा ख़तरा लाहिक है तो फिर वो चाहे तो उस दस्तावेज़ को रोक सकता है, लेकिन उसको फिर वो तस्दीकनामा जमा करवाना होगा। अच्छा, अब इसकी जो क्लॉज 7 की हम बात करते हैं कि क्लॉज 7 ये कहती है कि इम्तनाई नज़रबंदी के हामिल किसी कानून के तहत दिए गए किसी हुक्म की तामील में किसी शख्स को इसकी पहली नज़रबंदी के दिन से 24 माह की मुद्दत के अंदर किसी मज़कूरा हुक्म के तहत अमलनामा के लिए मुज़र तरीके पर कोई फ़ेल करने पर नज़रबंद किए जाने वाले किसी शख्स की सूरत में 8 माह की मजमूई मुद्दत से ज़्यादा और किसी दूसरी सूरत में 12 माह से ज़्यादा के लिए नज़रबंद नहीं रखा जाएगा। ठीक है, अगर किसी को अपने प्रिवेंटिव तौर पर डिटेन किया हुआ है इम्तनाई तौर पर, तो उसको आप 8 माह या ज़्यादा से ज़्यादा 12 माह तक आप उसको डिटेन कर सकते हैं। और ये शुरू कब होगी? जिस दिन उसकी पहली नज़रबंदी हुई थी वहाँ से लेकर ये मुद्दत काउंट होगी। 24 माह के अंदर अंदर आप उसको 8 माह और उससे ज़्यादा 12 माह तक आप उसको डिटेन रख सकते हैं, इससे ज़्यादा उसको डिटेन नहीं रख सकते। लेकिन यहाँ फिर एक और एक्सेप्शन है कि ये इस शिक का इतलाक, ये जो क्लॉज 7 है, इसका इतलाक उन पर नहीं होगा। अब किन पर नहीं होगा? जो दुश्मन का मुलाजिम हो या इसके लिए काम करता हो या इससे मिलने वाली हिदायत पर अमल करता हो या जो किसी ऐसे तरीके पर काम कर रहा हो या काम करने का इकदाम कर रहा हो जो कि पाकिस्तान या इसके किसी हिस्से की सालमियत, तहफ़्फ़ुज़ या दिफा के लिए मुज़र हो, या जो किसी ऐसे फ़ेल का इर्तिकाब करे या इर्तिकाब करने का इकदाम करे जो किसी वफाकी कानून में दर्ज शुदा तारीफ़ के मुताबिक किसी कौम दुश्मन सरगर्मी के मुसावी हो या किसी ऐसी जमात का रुकन हो जिसके मकासद में कोई मज़कूरा कौम दुश्मन सरगर्मी शामिल हो या जो इसमें मुलव्वस हो। यानी इसका इतलाक, वैसे तो हमने पहले पढ़ा ना कि 8 माह तक या 12 माह तक उसको डिटेन किया जाएगा, वरना उसको इससे ज़्यादा उसको डिटेन नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका इतलाक उन पर नहीं होगा, उस शख्स पर नहीं होगा जो कि कौम दुश्मनी के जो उस डेफिनेशन में फॉल करता हो जिसको वफाकी कानून के किसी भी तारीफ़ के मुताबिक उसको कहा जा सकता है कि ये कौम दुश्मनी कौम दुश्मन सरगर्मी है, या उस तरह की किसी तंजीम से उसका ताल्लुक़ है जो कि कौम दुश्मन सरगर्मी में मुलव्वस है। ठीक है, उस पर इस शिक का इतलाक नहीं होगा, ये 8 और 12 माह वाली का। अच्छा, अब इसका जो क्लॉज 8 है वो ये कहती है कि मुतलका नज़रसानी बोर्ड किसी शख्स की नज़रबंदी की किसी नज़रबंद शख्स की नज़रबंदी के मकाम का तयन करेगा
और उसके कुंबे के लिए माकूल गुजारा अलाउंस मुकर्रर करेगा। ठीक है, ये जो नज़रसानी बोर्ड होगा ये इस बात का तयन करेगा कि उस शख्स को किस जगह पर डिटेन किया जाना है और उसके घर वालों को किस मुताबिक किस हद तक उनको मुनासिब जो गुजारा अलाउंस है वो दिया जाएगा। अब इसका आर्टिकल 9 कहता है कि इस आर्टिकल में मज़कूरा किसी अमर का इतलाक़ किसी ऐसे शख्स पर नहीं होगा जो फिल वक्त गैर मुल्की दुश्मन हो। अगर कोई गैर मुल्की दुश्मन है तो उस पर इसका इतलाक़ नहीं होगा। अब आर्टिकल जो 10 है उसका पार्ट ए है। आर्टिकल 10A जो कहता है, आर्टिकल 10A है वो ये कहता है कि मुनसिफाना समात का हक हासिल है। ठीक है, जो ये बंदा है जिसको डिटेन किया गया हुआ है या जो प्रिवेंटिव तौर पर किसी को डिटेन किया है, इसको ये मुनसिफाना हक है कि वो जायज़ हक है कि उसको हक के समात दिया जाएगा। मुनसिफाना तौर पर जायज़ तौर पर उसको हक दिया जाएगा कि उसकी बात सुनी जाए। अच्छा, अब आगे आ गया आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 है कि ग़ुलामी किसी से बेगार लेना, बेगार मतलब होता है किसी को बग़ैर उजरत के किसी से कोई काम लेना, इनको मना किया गया है। आर्टिकल 11 इस चीज़ को मना करता है। इसके आगे फिर 4 क्लॉजेज़ हैं। अच्छा, पहली इसकी क्लॉज क्या है कि ग़ुलामी मादूम और ममनू है और कोई कानून किसी भी सूरत में इसे पाकिस्तान में रिवाज देने की इजाज़त नहीं देगा या सहूलत बहम नहीं पहुंचाएगा। यानी एक तो कोई कानून ऐसा नहीं होगा जो ग़ुलामी को फ़रोग़ दे रहा हो और ना कोई ऐसा कानून होगा जो इसको सहूलत पहुंचाता हो। यानी एक तो ग़ुलामी भी मना और ग़ुलामी को सहूलत पहुंचाने का भी अगर कोई रास्ता तो वो भी मना होगा। और दूसरा है कि बेगार की तमाम सूरतों और इंसानों की खरीदो फरोख्त को ममनू करार दिया गया। यानी किसी से आप बगैर उजरत के काम नहीं ले सकते और इंसानों को आप खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी क्लॉज 3 ये कहती है कि 14 साल से कम उम्र किसी शख्स को 14 साल से कम उम्र किसी शख्स को किसी कारखाने में या कान में या किसी ऐसी जगह पर जहां जान को ख़तरा हो वहां उसको मुलाजमत पर नहीं रखा जाएगा। 14 साल से अगर छोटा बंदा है तो कम उम्र शख्स है तो उसको जहां पर किस जगह में किसी कारखाने में, कान में या जहां पर कोई भी ख़तरनाक जगह है वहां पर उसको मुलाजमत पर नहीं रखा जाएगा। अच्छा, आर्टिकल जो इसकी क्लॉज 4 है, आर्टिकल 11 की क्लॉज 4 ये कहती है कि इस आर्टिकल में मज़कूर कोई अमर इस लाजमी खिदमत पर असरअंदाज मुतसव्वर नहीं होगा। यानी उसका असर इन चीज़ों पर नहीं होगा। यहाँ पर फिर वो एक्सेप्शंस वाली बात आ गई कि ये जो आर्टिकल है ये इन चीज़ों पर नहीं अप्लाई होगा। अब वो कौन कौन से? वो 2 हैं। जो किसी कानून के ख़िलाफ़ किसी जुर्म की बुना पर सज़ा भुगतने वाले किसी शख्स से ली जाए। किसी शख्स ने कोई जुर्म किया, किसी कानून के तहत जो चीज़ जो फेल या उसको बाज रहना अगर वो जुर्म था, उस जुर्म की सज़ा में अगर उससे कोई काम लिया जा रहा है तो उस पर इस आर्टिकल इतलाक़ नहीं होगा। और दूसरा ये है कि कोई कानून की रूह से गर्ज़ आमा के लिए मतलूब हो, यानी आम पब्लिक की अगर कोई फलाह बहबूद के लिए अगर कोई काम है तो वो अगर कोई काम किसी से लिया जा रहा है तो उससे फिर इसमें नहीं काउंट किया जाएगा, उस पर इस आर्टिकल का इतलाक़ नहीं होगा। अच्छा, आर्टिकल 11 हमने देख लिया जो ये है कि किसी से ग़ुलामी वगैरह बेगार वगैरह नहीं ली जाएगी। अब आर्टिकल 12 आ गया। आर्टिकल 12 जो है ये कहता है कि मौसर बेमाजी सज़ा से तहफ़्फ़ुज़, यानी पुरानी जो है माजी की जो सज़ा है उससे तहफ़्फ़ुज़ की देता है। अब वो क्या है कि कोई कानून किसी शख्स को किसी ऐसे फ़ेल या तर्क फ़ेल के लिए जो इस फ़ेल के सरजद होने के वक्त किसी कानून के तहत काबिल सज़ा ना था, सज़ा देने की इजाज़त नहीं देगा। यानी एक बंदे ने कोई काम किया या किसी काम से बाज रहा तो वो उस वक्त अगर वो जुर्म नहीं था, वो बाद में जुर्म बना है तो फिर उसको इसकी सज़ा नहीं दी जा सकती। जब फ़ेल का इर्तिकाब हो रहा था उस वक्त उसका जुर्म होना लाजिम था। और दूसरा इसका पार्ट ये कहता है कि किसी जुर्म के लिए ऐसी सज़ा देने की या जो इस जुर्म के इर्तिकाब के वक्त किसी कानून के रूह से इसके लिए मुकर्रर करदा सज़ा से ज़्यादा सख्त है या इससे मुख्तलिफ हो इजाज़त नहीं देगा। यानी उस इर्तिकाब के वक्त उसकी सज़ा और थी, अब उसकी सज़ा सख्त हो गई है या उससे मुख्तलिफ होगी तो ये उसको देने की इजाज़त नहीं होगी, बल्कि जो पहले सज़ा थी वही उसको दी जाएगी। लेकिन इसके साथ एक और बात है, इसकी जो क्लॉज 2 है वो ये कहती है कि क्लॉज 1 में या आर्टिकल 270 में मज़कूर कोई अमर किसी ऐसे कानून पर इतलाक़ पज़ीर नहीं होगा। अच्छा, किस पर इतलाक़ पज़ीर नहीं होगा? जिसकी रूह से 23 मार्च सन 1956 से किसी भी वक्त पाकिस्तान में नाफिजुल अमल किसी दस्तूर की तनसीख या तखरीब की कार्रवाइयों को जुर्म करार दिया गया हो। ठीक है, जो दस्तूर के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों को जो जुर्म करार दिया गया है उस पर इस आर्टिकल का इतलाक़ नहीं होता।
अच्छा, आर्टिकल 13 आ गया। आर्टिकल 12 तो हमने डिस्कस कर लिया ना, किसी शख्स को अगर वो जुर्म के वक्त सज़ा नहीं थी तो बाद में नहीं दी जाएगी, अगर बाद में ज़्यादा होगी तो उसको ज़्यादा वाली नहीं बल्कि वो पहले वाली दी जाएगी। अब आर्टिकल 13 आ गया। आर्टिकल 13 ये कहता है कि किसी शख्स को दोहरी सज़ा नहीं दी जा सकती और किसी को उसके अपने खिलाफ आप गवाह नहीं बना सकते। पहला क्या है कि किसी शख्स पर एक ही जुर्म की बिना पर एक बार से ज़्यादा ना तो मुकदमा चलाया जा सकता है और ना ही सज़ा दी जा सकती है। अच्छा, दूसरा ये है कि किसी शख्स को जबकि उस पर किसी जुर्म का इल्ज़ाम हो इस बात पर मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो अपने ही खिलाफ एक गवाह बने, अपने खिलाफ वो खुद गवाह नहीं बन सकता। ये आर्टिकल 13 बताता है। अच्छा, आर्टिकल 14 जो है ये है इंसान की शर्फ इंसानी के बारे में है कि इंसानी शर्फ जो है वो काबिल हुर्मत है, उसकी इज़्ज़त है, उसका एहतराम है। शर्फ इंसानी और कानून के ताबे रहते हुए घर की खलवत जो है, जो खलवत है वो काबिल हुर्मत होगी। चार दीवारी के जो तकद्दुस है उसका ख्याल रखा जाएगा बशर्ते के कानून के हद में रहते हुए, कानून के ताबे रहते हुए, और इज़्ज़त ह्यूमन डिग्निटी जो है उसका भी ख्याल रखा जाएगा। अच्छा, किसी शख्स को शहादत हासिल करने की घर से अजियत नहीं दी जाएगी। किसी शख्स को सबूत हासिल करने के लिए, शहादत उससे लेने के लिए इस शख्स के लिए इसके लिए उसको टॉर्चर नहीं किया जा सकता। अब आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 15 जो है वो इंसान को, जो हर पाकिस्तान का जो शहरी है उसको आज़ादाना नकलो हरकत की इजाज़त देता है, उसको मुकम्मल तौर पे आज़ादी देता है कि वो आज़ादी के साथ नकलो हरकत कर सके। वो क्या है, हर शहरी को पाकिस्तान में रहने और मफाद आमा के पेश नज़र कानून के ज़रिए आयद करदा माकूल पाबंदियों के ताबे, जो कानून की माकूल पाबंदियाँ हैं उनके ताबे रहते हुए पाकिस्तान में दाखिल होने, इसके हर हिस्से में आज़ादाना नकलो हरकत करने और इसके किसी हिस्से में सुकूनत इख्तियार करने और आबाद होने का हक होगा। ठीक है, जो भी पाकिस्तान का शहरी है वो यहाँ दाखिल हो सकता है, यहाँ इसके किसी हिस्से में जा सकता है, सुकूनत इख्तियार कर सकता है, वहाँ आबाद हो सकता है, हाँ कानून के ताबे रहते हुए। अच्छा, आर्टिकल 16 जो है, जो इसका है दस्तूर का आर्टिकल 16 है, ये आपको इज्तमा की आज़ादी देता है। भी किसी भी जगह पर आप जमा हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, अमन आमा के मफाद में और कानून के ज़रिए आयद करदा पाबंदियों के ताबे रहते हुए। अगर अमन आमा की सूरत हाल को आप ख्याल रखते हैं और जो कानून ने कुछ अगर आप पर लिमिटेशंस लगाई हुई हैं उनका ख्याल रखते हुए हर शहरी को पुरअमन तौर पर और असलहा के बग़ैर, ठीक है, आर्म्ड वेपन्स जो हैं उनके ख़िलाफ़, उनके जो असलहा है उसके बग़ैर, असलहे के बग़ैर आप जमा होने का हक़ रखते हैं। आपको ये इज्तमा की आज़ादी देता है आर्टिकल जो 16 है। आर्टिकल 17 जो है ये आपको आज़ादी देता है अंजुमन साजी की। जो आर्टिकल 17 है ये तंजीम साजी की, अंजुमन साजी की आपको आज़ादी देता है। अच्छा, इसकी आगे 3 क्लॉजेज़ हैं। इसकी सबसे पहली क्लॉज क्या है कि पाकिस्तान की हाकमियत आला या सालमियत अमन आमा या इखलाक के मफाद में कानून के ज़रिए आयद करदा माकूल पाबंदियों के ताबे, इन चीज़ों के ताबे रहते हुए आपको अंजुमन बनाने, यूनियन बनाने का हक़ होगा। पाकिस्तान की हाकमियत आला के ख़िलाफ़ ना हो, सालमियत अमन आमा के ख़िलाफ़ ना हो और इखलाकियात के ख़िलाफ़ ना हो, और इसके अंदर रहते हुए आप अपनी तंजीम बना सकते हैं, अपनी यूनियन बना सकते हैं। आर्टिकल 7 की जो क्लॉज़ 1 है ये आपको इसकी इजाज़त देती है। और आर्टिकल 17 की क्लॉज़ 1, आर्टिकल 17 की क्लॉज़ 2 जो है वो आपको सियासी पार्टी बनाने की इजाज़त देती है। वो क्या है कि हर शहरी को जो मुलाजमत पाकिस्तान में ना हो, ठीक है, सरकारी मुलाजिम नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान की हाकमियत आला सालमियत के मफाद में कानून के ज़रिए आयद करदा माकूल पाबंदियों के ताबे कोई सियासी जमात बनाने या इसका रुकन बनने का हक़ होगा, मज़कूरा कवानीन में करार दिया जाएगा। अच्छा, ये बात अलग है, वो हम दोबारा बात करते हैं उस पर। क्लॉज़ 2 जो है इसने क्या कहा कि सरकारी मुलाजिम अगर है तो उसको नहीं, अगर सरकारी मुलाजिम नहीं है तो वो अपनी सियासी पार्टी भी बना सकता है बशर्ते कि पाकिस्तान की सालमियत के हक़ में हो और मफाद आमा के हक़ में हो। उन पर जो जायज़ पाबंदियाँ हैं उनके अंदर रहते हुए वो अपनी सियासी पार्टी भी बना सकता है या किसी सियासी पार्टी का रुकन भी बन सकता है, लेकिन सरकारी मुलाजिम ना हो। अब दूसरी बात क्या है, मज़कूरा कवानीन में करार दिया जाएगा कि जब वफाकी हुकूमत ये ऐलान कर दे कि कोई सियासी जमात इस तरीके पर बनाई गई है या अमल कर रही है जो पाकिस्तान की हाकमियत आला या सालमियत के लिए मुज़र है, ठीक है। अब हुकूमत जो उस की जो भी हुकूमत थी, वफाकी हुकूमत, उसने ये देखा कि जो फ़लाँ तंजीम है वो इस तरह से बनाई गई है या इस तरह से काम कर रही है जो पाकिस्तान की हाकमियत आला या सालमियत के लिए मुज़र है, तो फिर क्या करेगी वफाकी हुकूमत जो है वो उसने ऐलान कर दिया कि भाई ये इसके पाकिस्तान के हक़ में नहीं है, उसने ऐलान कर दिया। अब इस ऐलान के
15 दिन के अंदर अंदर वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी, सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएगी और इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो कतई होगा। ठीक है, इसकी क्लॉज 2 ने ये बता दिया। और क्लॉज 3 ये बताती है कि हर सियासी जमात कानून के मुताबिक अपने माली ज़राए के माखिज के लिए जवाबदेह होगी। अब ये क्लॉज 3 ने किस बात पर पाबंदी लगाई है कि जो भी आपके सोर्सेज हैं, जो अगर आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है तो आपको फिर जो आपके सोर्सेज हैं, जिन लिहाज से जिनसे आपको इनकम आ रही है, जो आपके इनकम के सोर्सेज हैं, वो आपको उसके लिए आप जवाबदेह होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने कवर किया है जनाब अपना जो इसका जो पार्ट 2 था वो हमने तकरीबन हाफ के करीब हमने इसमें कवर कर लिया है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हम इससे आगे जो बाकी का पार्ट है उसको कवर करेंगे। इसमें जो कुछ हमने देखा, इसमें हमने तकरीबन आर्टिकल 7 से शुरू होकर आर्टिकल 17 तक हमने कवर किया है, जिसमें मुमलिकत की तारीफ़ और दीगर जो इंसानी हुकूक़ के मामलात हैं वो सारे इसमें आ गए हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जिससे अगला पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। यावर अमीर लॉ इन में एक और वीडियो लेकर तब आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।